मेडिकल आज बहुत जोक क्रैक कर रहे हैं। तब से हंसी जा रहे हो। मुझे भी सुना दो। माइक ऑफ कर लिया। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड पर फॉर्मूला यूनिट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CO EN ट्राई। मतलब चुप बैठना है। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, इसने इसमें बोला है कि अगर आप इसमें वाटर ऐड करते हो तो कितनी आयंस मिलेंगी। ठीक है, तो क्या होता है कि ये तो कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये जो बाहर वाली है ये काउंटर आयंस है। और आ रहे थे, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। चुप, आराम से। जब बैठो, जब मैं पूछूंगी तब बोलना। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स आयन होती है, उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो तो पानी में डिसॉल्व करने पे डिसोसिएट नहीं होते। तो ये सिर्फ एक आयन होगी और तीन जो है Cl नेगेटिव आयन है। तो टोटल आपकी जो आयन्स इसमें हो जाएंगी वो हो जाएंगी 4। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स आयन और 3 काउंटर आयन्स। तो A is the answer, 4। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर फास्ट हो जाएगा थोड़ा तो बता देना कि मैम रुक जाओ, लिखना है या कुछ भी। तो इसमें है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहला है ट्रांस CO EN ट्वाइस Cl2 Br। दूसरा है CEN राइट Cl3। थर्ड है ट्रांस CO NH4 Cl2 देन Cl। और फोर्थ है CO NH3 5 Cl2। ठीक है, आप बता सकते हो ABCD में से which one is showing optical isomerism। बोलो। डी ऑप्शन, A या C क्यों नहीं कर रहा। ट्रांस वाले में क्या प्रॉब्लम होती है। ट्रांस वाला क्यों नहीं शो कर पाता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है और ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज चाहिए। तो ट्रांस वाला इसलिए नहीं कर पाता। और आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट आपको एक बाइडेंटेट लिगेंड चाहिए, लेकिन इसमें कोई बाइडेंटेट लिगेंड नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपकी करेक्ट है। देन इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहता है the formula of the coordination compound tetraamine aqua chlorido cobalt। tetraamine aqua chlorido cobalt 3 और फिर है क्लोराइड। फॉर्मूला चेक करो, क्या फर्स्ट इसका सही आंसर है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है फर्स्ट में। क्या 2 है, क्या 2 है। कितना होना चाहिए Cl। करेक्ट ऑप्शन टेट्राअमीन है तो NH3 4 होना चाहिए। एक्वा है तो उसमें वाटर होना चाहिए।
क्लोराइडो है तो Cl होना चाहिए। ये जो आपका कोबाल्ट है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है। ओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। वाटर का 0 चार्ज है, क्लोरीन का -1 चार्ज है। तो x कितना आता है आपका? x इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पर आपके पास +2 चार्ज होगा, तो बाहर आपके पास 2 क्लोरीन एटम्स होंगे। क्या ऑप्शन बन रही है इसमें? है ये जो आपके पास दिया होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिया होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को इधर पुट करना है सेंट्रल मेटल एटम के पास, और आपको x जो भी है नंबर ऑफ आयंस को x आपको कैलकुलेट कर लेना होता है। ठीक है, डन। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ये है due to presence of ambidentate ligands, coordination compounds show isomerism. Palladium complexes of the type PD C6H5 twice, SCN twice, and PD C6H5 twice, NCF twice are. What type of isomers are they? एंगेजमेंट सिंपल है। एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, एक टाइम पे एक डोनर एटम डोनेट कर सकता है, बट एक लिगेंड के पास 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, अगर सल्फर देगा थायोसाइनेटो उसको बोलते हैं, अगर या फिर थायोसाइनेटो एस बोल देते हैं। और अगर आप आइसोथायोसाइनेटो वर्ड नहीं यूज कर रहे हो तो थायोसाइनेटो एन वर्ड यूज कर सकते हो इसके नेमिंग के लिए। ठीक है, वैसे ही साइनेटो सी या साइनेटो एन या नाइट्रिटो ओ या नाइट्रिटो एन, ये 3 एम्बिडेंटेड लिगेंड आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स साइन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ जी, कौन सा शो कर रहा है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? बोलो। देखो, इसमें जो फर्स्ट है वो है क्रोमियम के पास टोटल 6 बॉन्ड्स हैं, जिसमें से 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोरीन एटम्स हैं। उसके बाद प्लेटिनम है आपके पास, जिसके पास 3 अमोनिया है और 1 Cl है। उसके बाद कोबाल्ट है आपके पास, जिसके पास 6 अमोनिया प्रेजेंट है। अब स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए बेटा, स्ट्रक्चर बना पाओगे उसके बाद ही डिसाइड कर पाओगे ये कर सकता है कि नहीं। और फोर्थ है आपके पास कोबाल्ट है, जिसके 5 साइड साइनाइड है और एक तरफ आइसोसाइनाइड है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख के डिसाइड कर सकते हो कौन सा शो कर पा रहा होगा। ए। ठीक है, बिकॉज आपके पास 2 चीजें ऐसे चाहिए जो एक बार साथ में प्रेजेंट हो तो आप उनको सिस बोल सको, और एक बार ये 90 डिग्री पे हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स होती हैं, सारे परपेंडिकुलर होते, तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा, और ऐसे ये 180 डिग्री पे Cl हो जाएंगे। तो ऊपर वाला सिस फॉर्म हो जाएगी और नीचे वाले के पास ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अदर वंस? यहाँ पर कोई भी 2 चीजें सेम नहीं है तो ये नहीं शो कर पाएगा। यहाँ पर सभी सेम है तो ट्रांस बनना पॉसिबल नहीं है। या ये एम्बिडेंटेट है, लेकिन ऐसा होता कि तो 2 एनसी होते तब भी हम उसको सिस ट्रांस बना सकते थे, पर एटलीस्ट 2 चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपस में
90 डिग्री पे और एक बार 180 डिग्री पे अरेंज की जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर आता है ए। ये इसका सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 assertion रीजन है। ये कहता है CO3 Cl2 पॉजिटिव shows geometrical isomerism। अभी मैंने कंडीशन बताई आपको, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। yes. आप बीच में कोबाल्ट बनाओगे, अगर 4 अमोनिया यहाँ लगा दिए और 2 क्लोरीन्स यहाँ लगा दिए, ठीक है, ये Cl है बाकी अमोनिया है, तो ये सिस फॉर्म हो गई। और अगर आपने Cl ऊपर नीचे लगा दिए यहाँ पर और अमोनिया इधर लगा दिए, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। दिस इज सिस, दिस इज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, बाहर ऐसे छोटी सी ब्रैकेट लगा के इसका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट कर सकते हैं। Octahedral complexes with formula A4B2 can exist as cis and trans isomer. Is that true? Yes, सेम ही चीज है। ये बोलता ऑक्टाहेड्रल मींस 6 बॉन्ड बनाने वाला। इनके कॉर्नर्स 8 होते हैं 3D में, इसलिए इसको ऑक्टा, ऑक्टा वैसे 8 होता है, ठीक है, लेकिन इनके 3D में 8 कॉर्नर्स दिखते हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है प्लस ट्रांस में। So assertion and reason both are true. फिर है हमारे पास नेक्स्ट CO, दिस इज COEN thrice 3 positive can show optical isomerism और रीजन दिया है इट इज एन octahedral complex containing 3 bidentate ligands and arranged in a such a way that mirror images are super impossible। हाँ जी, पहले असर्शन पे आते हैं। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है? क्यों कर पाता है? बताओ। मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, कि जिसका देखो ये जैसे ये हाथ है हमारे, ये हाथ जो है ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो इसको ऐसे क्लोज नहीं करना। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम ये तो देखो छुप गया, सुपर इम्पोज हो गया। ये क्लोजिंग होती है, ठीक है, सुपर इम्पोजेबिलिटी होती है ऐसे उठा के रखना। अब इसमें आपको मेरे थंब दिख रहे हैं ना, एक दोनों हैंड्स के, मतलब ये छुपा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, इसका नहीं छुपेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग नहीं करनी है। ये दोनों, एक लेफ्ट हैंड है एक राइट हैंड है, एक डेक्स्ट्रो है एक लीवो है। ठीक है, राइट हैंड को डेक्स्ट्रो बोल दो, लेफ्ट हैंड को लीवो बोल दो। तो ये इनको जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखोगे, तो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है तो उसको बोलते हैं इनएंशियोमर। ठीक है, तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाते हो, ये वाला इसके ऊपर आएगा, ये वाला इसके ऊपर, तो यहाँ पर बीच में ये दिखता रहेगा। ठीक है, और इसमें ये साइड वाले दिखते रहेंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर जब आप रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे, और यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, फिर है बस इसमें क्या है, इसमें का ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल ठीक ऑक्टाहेड्रल है। 3 बाइडेंटेट है, बिल्कुल ठीक 3 बाइडेंटेट है, पर इसने बोला सुपर इम्पोजेबल है। हमें कैसे चाहिए? तो इसका जो assertion is correct but reason is not correct. Come to the next one. कहता है assertion में कहता है linkage isomerism is shown by ambidentate ligands like NO2 negative and SCN negative, and reason is
Like linkage isomerism, ligands coordinate to central metal atom through different donor atoms. लिंकेज में देखो ये दोनों एम्बिडेंटेड है या नहीं है, पहले ये बताओ। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अब एक बार अगर ये NO2 ऐसे लग गया, एक बार ONO लग जाएगा, एक बार ये SCN के फॉर्म में लग गया, एक बार NCS के फॉर्म में लग जाएगा, ठीक है। तो रीजन में यही बोला है कि इसमें लिगेंड्स का जो सेंट्रल मेटल एटम है वो डिफरेंट, मतलब सेंट्रल मेटल एटम से ये डिफरेंट डोनर एटम्स के थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका रीजन भी ट्रू है। Come to the case study then. केस स्टडी में कहता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी लिंकेज कौन सी होती है, पढ़ा होगा वर्नर थ्योरी। प्राइमरी लिंकेजेस आयनाइजेबल, जो आयन बना सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल। और assumptions आ जाती है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी है बैक एक्सरसाइज में, तो उसमें यही लिखना है। उसको एक पता था वर्नर थ्योरी में एक assumption थी कि एक प्राइमरी वैलेंसी होती है जो आयनाइजेबल होती है, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो नॉन आयनाइजेबल होती है और उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो वही इसमें केस स्टडी में गिवन है। कम टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज if PtCl2 dot 2NH3 does not react with AgNO3, what will be its formula? बता सकते हो। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इस कंपाउंड में सिल्वर नाइट्रेट आप पुट कर रहे हो और आपको AgCl के प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहे हैं, फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, बताओ। एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन है वर्नर थ्योरी के, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो, उसके अकॉर्डिंग जिसमें वो कहता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी काउंटर आयंस होती हैं वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बना सकती हैं। आपको कंपटीशन में प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इनफैक्ट इस चीज को सॉल्यूशन के वैन हॉफ फैक्टर से भी रिलेट किया जाता है, क्योंकि आपने वैन हॉफ फैक्टर में भी पढ़ा है कि डिसोसिएशन होगी, आयंस कितनी बनेगी, ठीक है, आई की वैल्यू से मोलर मास पे इफेक्ट पड़ेगा एंड ऑल। तो यहाँ पर भी वही है कि आई क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली आयन भी और एक कॉम्प्लेक्स आयन भी। लेकिन अगर सिल्वर AgCl के प्रेसिपिटेट बन ही नहीं रहे, दैट मीन्स बाहर क्लोराइड आयंस होंगी ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों की दोनों क्लोराइड आयंस अंदर, अमोनिया भी अंदर। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो ये हो गया PtCl2NH3, और इसमें प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 या 4 के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पर एक्स पुट कर दोगे, इन्होंने नो नहीं दिया ना नाम, बस ऐसे किया है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस 2 0 s इक्वल टू कर दोगे तब भी प्लेटिनम का 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आ जाएगा, ठीक है। नहीं रिपीट करूं, बोलो रिपीट करूं। देखो ये कह रहा है आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन है कि आपके पास है PtCl2NH3 है 2, ठीक है, and it does not react with AgNO3, does not react with AgNO3, which means कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयंस में कोई क्लोरीन नहीं है, ठीक है। और
इसीलिए कोई भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO En थ्राइस 3 पॉजिटिव? क्या है सेकेंडरी वैलेंसी इसमें? हाँ जी बेटा, नॉन मेडिकल वाले भी बताओ क्या है सेकेंडरी वैलेंसी इसमें? कौन 12th नॉन मेडिकल फर्स्ट बेंच पे, प्लीज टेल मी बेटे। क्या होती है बेटे सेकेंडरी वैलेंसी? किसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी? आवाज नहीं आ रही क्या? जी नंबर ऑफ लिगेंड। फिर से रिपीट करोगे? क्या बोला मुझे नहीं पता चले। नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच। नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच, तो इसके कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड? मैम 3 है, लेकिन बाइडेंटेट के कारण 6 है। EN जो है बाइडेंटेट लिगेंड है, तो टोटल 6 है। वेरी गुड, बैठो। ठीक है। वैसे जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड है, अगर यूनिडेंटेट है तो वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन EN एक बाइडेंटेट लिगेंड है, विच मींस अकेला एक EN ही 2 लोन पेयर दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ, देखो जरा फॉर्मूला, आयरन 3 हेक्सा साइनिडो फेरेट। फॉर्मूला फटाफट। बनाया? बोलो जरा। Fe4 FeCN6 Fe4 FeCN6। देख लिया? मैंने करवाया था ये क्लास में, याद है? नहीं याद है? इसमें देखो, ये जो फर्स्ट वाली आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है, तो मैंने उसमें आपको बताया यहाँ 3 पॉजिटिव रखोगे तभी वो क्रॉस होके इधर 3 आएगा। और ये जो चार्ज है वो इस कॉम्प्लेक्स पे आपको लिखना है, सो दैट इस वाली आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आए। ठीक है, तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। फेरेट लिखा है मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा इस कॉम्प्लेक्स पे, और आयरन 3 पॉजिटिव इधर, बस ये क्रॉस किए हैं। इसका ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होना चाहिए और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होना चाहिए। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्रॉस किया है और आपके पास आएगा फॉर्मूला Fe4
Fe4, FeCN6 thrice. ठीक है. Come to next. Write the IUPAC name. I think ये कर लोगे. Hybridization और magnetic भी. आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर ली है? Yes मैम. डेफिनेट क्वेश्चन आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, VBT और CFT का. तो मैं दो पॉइंट, दो कॉम्प्लेक्सेस का डिफरेंस सा बना के लिखूंगी जो क्वेश्चन करने के लिए आपको यूजफुल होगा. उसमें VBT का तो सिर्फ ये है कि वो बताता है कि वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन उसकी जो भी इंटरप्रिटेशंस है, मैग्नेटिक डेटा, उसका कलर, उसकी मैग्नेटिज्म, उसका स्पिन के बारे में, ये सारी चीजें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पता चलती हैं. ठीक है, तो वो तो मैं करवाऊंगी. पहले ये क्वेश्चंस बाकी डिस्कस कर लेते हैं. 10th क्वेश्चन है, explain suitable examples. The difference between ionization and hydration. क्या डिफरेंस है आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन में? 12th नॉन मेडिकल जो फर्स्ट बेंच पे गर्ल्स हैं उसमें से एक आएगी बेटा. सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, 12th नॉन मेडिकल फर्स्ट बेंच साइन वाला, जो गर्ल्स हैं फर्स्ट बेंच पे. बेटा बेटा ये तो सबसे इजी वाली आइसोमेरिज्म है. नहीं आता? नहीं? आप ऐसे क्यों वो कर रहे हो कि आपको पता नहीं लग रहा मैं किसको बुला रही हूँ? नहीं आता? अच्छा बैठ जाओ फिर, कोई बात नहीं. आपके पीछे बॉयज हैं बेटे. हाँ इसको में आपको आता है? मुझे चार्ज होता है टाइम के साथ चेंज हो जाता है और जो हाइड्रेशन होता है उसमें वेरी गुड. ठीक है, इजीएस्ट है इसमें ये कि जो आयनाइजेशन आइसोमर है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर आयंस होंगी. एक्सचेंज होती है, कोई भी ऐड नहीं होती या डिलीट नहीं होती, उसमें से एक्सचेंज होती है. और हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल, जहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल मिल गया उससे एक्सचेंज करने के लिए बाहर कुछ है, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा. देन ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ PTNH32Cl2. आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल. प्लेटिनम बीच में बनाओगे, अगर ये दोनों NH3 सेम साइड और Cl सेम साइड लगा देते हो तो ये सिस फॉर्म हो जाएगी. और अगर यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर देते हो तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. विच ऑफ देम कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी? हाँ जी, फिफ्थ. फ्रांस रीजन भी दो मुझे फिर. प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्रांस में तो है लेकिन सिस में नहीं है, तो मेरे हिसाब से सिस वाली की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिन कंपाउंड्स में होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाती हैं. नेक्स्ट है, व्हाई डज COEN थ्राइस exhibit optical isomerism but CONH3 does not. ये बोल रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन अगर यहाँ पर सब जगह अमोनिया लगा है तब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. बता सकते हो फर्स्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाएगी इसकी.
EN की, लेकिन अलग अलग सारे ये सॉरी अगर सारे अमोनिया लिगेंड्स है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, सेम लिगेंड्स अगर हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। फिर है राइट डाउन पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ CuCl3 En ट्वाइस एंड स्टेट विच ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या आइसोमर बनेंगे? CO Cl2 और En ट्वाइस। एक आइसोमर ये बन जाएगा और एक आइसोमर ये बन जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? A और B? बी वाला नहीं होता है ऑप्टिकली एक्टिव, बी वाले की सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है ट्रांस। अच्छा मुझे, हाँ ठीक है, मुझे लगा उल्टा दिखता है। ये बी वाला किसके सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, सुपर इम्पोजेबल नहीं चाहिए सिस वाले फॉर्म में, उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती है, सिर्फ बाइडेंटेट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उस बाइडेंटेट में पता है ना ये चीज, बाइडेंटेट में अगर ट्रांसफॉर्म होगा तो वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना देता है, ठीक है। असाइनमेंट डन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम असाइनमेंट, कुछ भी पूछने हैं पहले पूछो, फिर मैं आपको BBT बताऊं। बोलो। कुछ पूछ रहे हो? नहीं पता नहीं। चलो फिर नहीं पूछना है तो BBT करते हैं। BBT है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें क्या है, मैं आपको दो कंपाउंड्स कंपैरिजन फॉर्म में दूंगी, जब भी आपको क्वेश्चन करना है आपने उन्हीं को रेफर करके सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक मैंने ले लिया FeH2O6 3 पॉजिटिव, ठीक है, और एक ले लिया FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। इसमें Fe है 26, ये बन जाएगा आर्गन 3D6 4S, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, Fe को X पुट किया, वाटर पे 0 चार्ज है और बाहर है +3, तो X की वैल्यू आ जाएगी +3। जितना आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे पहले आपको 4s से करने हैं और उसके बाद 3D में जो भी लास्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो निकालते होते हैं। तो ये बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव, आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3D5 रह जाएगा, 1 3 4 5, इसके आगे 4S 4P और 4D खाली पड़े हैं, क्या दिस इज 3D 4S 4P 4D, ठीक है। सिमिलरली दूसरी साइड है हमारे पास, अगेन आयरन का कॉम्प्लेक्स है, आर्गन 3D6 4S2, अब इसको X पुट किया, साइनाइड पे है -1, बाहर है -4,
x आ जाएगा 2। तो आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे, ठीक है। तो ये Fe2 पॉजिटिव बन जाएगा, आर्गन 3d6 बच जाएगा। तो आपके पास 3d में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर है ब्रेथ, फिर है 4p, 3d 4s 4p और ये है 4, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि जो लिगेंड अटैच्ड है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्चुअली इतना ही पता था कि बस ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जितने भी लिगेंड्स हैं, जैसे यहाँ पर वाटर जो है वो लिगेंड है, तो जितने लिगेंड है 6 लिगेंड्स हैं, तो वो 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो उसको पता है इन खाली ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पता है कि जो वाटर है कैसा लिगेंड है, वीक या स्ट्रॉन्ग? कैसा लिगेंड है वाटर? वीक लिगेंड है, ठीक है। और यहाँ पर है आपके पास साइनाइड, साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। क्या फर्क होता है इनमें? क्यों जरूरी है ये जानना, वीक कौन है स्ट्रॉन्ग कौन है? क्या करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड? पेयरिंग कराता है, किसकी? उससे क्या होता है? पेयरिंग हो जाती है, उससे लिगेंड्स के लिए ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे अगर ये यहाँ पर वीक लिगेंड है तो ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो 3D एज सच रह जाता है अनडिस्टर्ब्ड, कि यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर में एज अ लिगेंड इतनी पावर नहीं है कि वो अपने लिए जगह बना सके। तो जहां पर जगह अवेलेबल है वो वहीं पर अपने लोन पेयर दे सकता है। टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 6 लोन पेयर्स इसमें डोनेट कर देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। अब इसने कहाँ ये अपने लोन पेयर ये है, उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे इसने दिए, ये 3D में तो कुछ नहीं हो पाया, ये गए 4s में, 4p में और 4d में। एक s ऑर्बिटल में, 3 p ऑर्बिटल में और 2 d ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3d2, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जब भी 6 बॉन्ड कोई बनाता है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जिसमें आपको सेंटर में यहाँ आयरन बनाना है और साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स और बाहर ऐसे 3 पॉजिटिव चार्ज आप इसका शो कर सकते हो, ठीक है। कम टू दिस, यहाँ साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? हमने बोला कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराएगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनको पीछे पुश कर सकता है कि तुम अपना पहले 3 ऑर्बिटल्स में चले जाओ और मुझे लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स खाली करके दे दो, मैं वहां बॉन्डिंग कर दूंगा, ठीक है। तो इसने अपने लिए जगह बनवा ली 3D में, 4s आगे खाली पड़ा है, 4p आगे खाली पड़ा है। टोटल हमारे पास 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं, तो वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? अब इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें वो अपना देखो, उनको पेयर देना है, लोन पेयर,
ठीक है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे देते, जिसमें अगर एक बच जाता है, ऐसे कि इसमें नहीं दे सकते थे, नहीं दे सकते थे, एक एक ऑलरेडी है यहाँ पर, तो वो उनको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसने कहाँ कहाँ दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, ये दिया इसमें डी में एस में पी में पी में पी में, ये बन गया D2sp3। ठीक है, अब इसमें भी तो 6 ही ऑर्बिटल्स हैं, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल ही कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा। ठीक है, ये बन गया ऐसे, यहाँ पर आयरन है बीच में और इधर है साइनाइड, 6 साइनाइड इधर लगे हुए हैं और ऊपर है 4 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको जो और इससे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से जो बाकी चीजें पता चलती है, क्या पता चलती है? ठीक है, हमने हाइब्रिडाइजेशन तो कर लिया कि हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी है sp3d2 और इसकी है D2sp3। ठीक है, फिर इसमें अगर आप देखो तो 3D में तो इसको जगह नहीं मिली थी, इसमें 4D ऑर्बिटल्स आर ऑक्युपाइड। ठीक है, मतलब इनर नहीं, आउटर ऑर्बिटल में ऑक्युपाइड है डी का, इसीलिए इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, और इसमें ऑर्बिटल्स आर ऑक्युपाइड, इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हो डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये है पैरामैग्नेटिक, और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है √n×n+2 से कर सकते हो, जैसे इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5 × 7 √35 आ जाएगा, और इसमें कोई भी नहीं है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट अब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए इसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, और इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। स्पिन जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है +½ -½ ठीक है, तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, +½ वाला -½ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 स्पिन हो जाएगी, तो इन सब की कैंसिल हो चुकी है स्पिन, तो ये लो स्पिन है, और इनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से उसकी हाई स्पिन है। बेटे उसके बाद जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे कलर्ड, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो है कलरलेस। ठीक है, अगर ऐसा है कि दोनों दो कॉम्प्लेक्सेस आपके कंपैरिजन में जो है, अगर दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जिसके पास लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होगा थोड़ा सा डल कलर्ड। ठीक है, और जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होगा आपका डीप कलर्ड। मोरोवर
मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ये अनपेड इसके पास है, तो आप इसके नीचे ये पॉइंट लिख सकते हो कि अदरवाइज ये जो आपका, let me write it. जो आपका जिसके पास कलरलेस मींस वाइट, एक ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। हमारे लिए केमिस्ट्री में कलरलेस, अगर व्हाइट है कोई सॉल्ट तो हम उसको कलरलेस बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स तो उसको हम कलरलेस बोलते हैं। और कलर्ड में अगर लेस अनपेयर्ड होंगे तो आप बोलोगे कि वो थोड़ा सा डल कलर्ड है। अगर ऐसा है कि एक डल ग्रीन है एक डार्क ग्रीन है, तो क्या फर्क है उनमें? उनमें होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का फर्क। ठीक है, कि अदरवाइज दोनों कलर दे रहे हैं तो अनपेयर्ड तो होंगे ही। ठीक है, जिसके पास मोर अनपेयर्ड है वो डार्क होगा। ठीक है, तो जो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी आप पढ़ते हो उसमें यही करते हो कि वीबीटी आपको ये सारी चीजें नहीं बता पाया था। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर लिया? ठीक है, तो बताओ जरा। अच्छा, शेप्स आती हैं सारी? इसकी एक एक चीज रह गई है बस। आपको ये पता है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इसकी तो sp3d2 या d2sp3 थी। टेट्राहेड्रल के लिए sp3 होगी और स्क्वायर प्लेनर के लिए dsp2। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दो तरह की स्प्लिटिंग है आपके पास, एक है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और एक है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में जो आपके 5d जनरेट d ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट करते हैं, जिसमें कितने ऊपर जाते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में? ऑर्बिटल्स विद 3/5 ऑफ द टोटल एनर्जी ऊपर जंप करते हैं और 3 ऑर्बिटल्स विद 2/5 ऑफ द एनर्जी नीचे जंप करते हैं। ठीक है, ये सेंटर है बेरी सेंटर। 3 के सेट को क्या बोलते हैं? 3 ऑर्बिटल। और 2 के सेट को ऑर्बिटल। जो 3 है ये है डी एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। और ये जो 2 है ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी हो तो निकाल सकते हो। निकालो, इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आएगी? 3 इलेक्ट्रॉन नीचे है और एक ऊपर है, फटाफट निकालो। बोलो कितनी आई? इस केस में तो इस केस में जल्दी बोलो, कैसे निकालनी है आपको स्प्लिटिंग एनर्जी? जितने आपके पास नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स नीचे, तो किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो? इसको आप 0.6 dq लिख सकते हो, इसको -0.4 dq। ठीक है, तो इसका ये निकालने के लिए ये हो जाएगा
3 into 0.4 वाला प्लस 1 into 0.6, ये आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकल जाएगी। मैम व्हाट इज DQ? इसको आप 0.6 DQ लिख सकते हो, और ये जो आपका 0.4 DQ लिख सकते हो। ओके, आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हो। और एक आपने ये रिलेशन पढ़ा है, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच? ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है? दिस नंबर फटाफट खत्म हो जाएगा चैप्टर फिर। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इस पे आपको एक क्वेश्चन आता है दैट लो स्पिन टेट्राहेड्रल complexes are rarely observed. आंसर बताओ इसका, बोलो। जल्दी बोलो। Yes. Less number of the years. ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ये कम है। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स को स्प्लिट करने में लेस एनर्जी लगेगी इन कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट करने में कम एनर्जी लगेगी। और अगर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करना मतलब अनपेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड होंगे तो हाई स्पिन होंगे। ठीक है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसीलिए नहीं मिलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, क्योंकि उन कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है रिलेटिव टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और इसका मतलब हुआ कि स्प्लिटिंग करने में कम एनर्जी लग रही है तो इलेक्ट्रॉन आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो अनपेयर्ड रह सकते हैं। उसका मतलब हुआ उनकी स्पिन कैंसिल नहीं होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐड होती रहती है, इसीलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ना कि लो स्पिन। ठीक है, समझ आया? और कोई डाउट इस चैप्टर में से? अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है आपके स्कूल में? मैं एक बार ये करवा देना कौन सी वाली? ये मैसेज कर रहे हैं। देखो मैं कैसे बोलूं बेटे? आप बोलो, क्या बोल रहे हो? पहले आवाज नहीं आ रही। अच्छा तो अब सुन लो, ये पूछा तो यही था कि नहीं? हाँ देखो बेटे, 2 मिनट बस आराम से बैठ जाओ। अगर मेरे पास इसमें मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जब लिगेंड्स इसको अप्रोच करते हैं, आपने पढ़ा होगा लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, रिपल्शंस होती है, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर स्प्लिट करते हैं। तो ये 2 सेट्स में स्प्लिट करते हैं। ये जो ऊपर वाला 2 का सेट है, ये टोटल 3/5 ऑफ द टोटल एनर्जी से ऊपर जंप करता है, जिसको हम
0.6 मतलब 3/5 ये हुआ 0.6 DQ लिख देते हैं, DQ यूनिट है इसकी। ये ऊपर जंप करेगा, ठीक है। और जो ये नीचे जा रहे 3 का सेट, ये 2/5 से नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इसको हम -0.4 DQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करने को आती है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 3 4 5। पहली बात, इन इलेक्ट्रॉन्स को भी फिल करने के लिए कंडीशंस होती हैं। 2 कंडीशंस होती हैं, एक होती है स्प्लिटिंग एनर्जी, एक होती है पेयरिंग एनर्जी। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करते हैं और पहले सिंगली सिंगली फिल होंगे हर तरफ। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन है कि जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम है, तो मतलब पेयर करने में कम एनर्जी लग रही है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पेयर करना प्रेफर करते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है, इसमें कंडीशन दी होती है और आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होती है, ठीक है कि और फिर उसके बाद एनर्जी कैलकुलेट करने को भी आ सकती है। अगर इस केस में मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो मतलब 0.6 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -0.4, ये मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगी, आप 5 4 28 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले इसकी ये एनर्जी होगी, ठीक है। अगर आपके पास पहला वाला केस था जिसमें इसने एनर्जी कम रखी थी, तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम में स्प्लिटिंग एनर्जी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करते हैं, तो ये केस आ जाएगा। इस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी निकालोगे, ऊपर है 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसकी वैल्यू को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे है 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी वैल्यू को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, यहीं पर आ जाना चाहिए, तो ये आएगा 1.2 प्लस -1.2, तो ये 0 आ जाएगा अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो तभी ये है ना, ये बेरी सेंटर होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इसी स्टेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऊपर वालों को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को -0.4 से। समझे? आपको प्रीवियस ईयर में ये वाला क्वेश्चन तो मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है ऐसा मिले, तो क्या कर लेना कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो तो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करते हैं, पेयरिंग एनर्जी कम हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम एलडीआई करना है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।